सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12th के अंतर्गत जो न्यू सिलेबस है उसके अनुसार चैप्टर नंबर 17 दे रखा है। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो चैप्टर है आपके मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा। तो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, उनके अनुसार आपको तैयारी करनी है। तो इस पाठ को मैंने विस्तार से पढ़ाया हुआ है। तो जिन विद्यार्थियों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले वो उस चैप्टर को अपने आपके पास अगर बुक है तो बुक से पढ़िए, बुक्स नहीं है आपके पास में तो इसी चैनल पर चैप्टर को मैंने विस्तार से पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से आप पढ़िए। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर देखते हो तो आपको आसानी से क्वेश्चन आंसर याद हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो अधिकतर स्टूडेंट चैनल पर वीडियो देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, चैप्टर नंबर जो है ये 17, जो पाठ का नाम अंडमान डायरी है, लेखक श्रीकांत वर्मा है। तो अंडमान डायरी जो चैप्टर है उसके अंतर्गत श्रीकांत वर्मा जब अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें पोर्ट ब्लेयर एक जगह का नाम है, वहाँ पर सेलुलर जेल बनी हुई है। तो जब अंग्रेज़ों का शासन था तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको जो अंग्रेज है अंग्रेजी हुकूमत है उनको वो काला पानी की सज़ा देती थी। तो काला पानी की सज़ा के तहत वो जो है पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान जो द्वीप समूह है उसके अंदर एक पोर्ट ब्लेयर स्थान है, वहाँ पर सेलुलर जेल बनी हुई है। वो जेल के अंदर उनको वहाँ पर सुदूर जेल में भेज दिया जाता था। तो वहाँ जाने के बाद उन क्रांतिकारियों के लौटने की कोई संभावना नहीं रहती थी। वो एक काल कोठरी जैसे बने हुए थे, ठीक है। तो उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा यातनाएं दी जाती थी, पीड़ाएँ दी जाती थी, और एक तरह से उस जेल में रहना ही एक तरह से यातना से कम नहीं था। सूरज की रोशनी उनको दिखती ही नहीं थी, ठीक है। कई सालों तक उनको उस जेल में रखा जाता था और वहाँ पर फिर फांसी पर उनको लटका दिया जाता था। तो ये परिणाम था आज़ादी प्राप्त करने के लिए उनको अंग्रेजी शासन द्वारा उनको परिणाम जो है एक तरह से उनको सज़ा दी जाती थी। तो इस चैप्टर के अंदर श्रीकांत वर्मा ने एक डायरी के रूप में चैप्टर को लिखा है। जब वो अंडमान गए, उस जेल को उन्होंने देखा, तो उन्होंने उस जेल का पूरा विवरण इस चैप्टर में किया गया है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, उसके हम आंसर देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है, लेखक ने काला पानी किसे कहा, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, लेखक ने काला पानी अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल को कहा है। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक के अनुसार अंडमान में द्वीपों की संख्या कितनी है, लिखिए। तो देखो, द्वीप क्या होते हैं, जो चारों तरफ समुद्री इलाका है और बीच में जो धरातल का स्थल है जो उठकर ऊपर आ जाता है, जहाँ पर पेड़ पौधे हो जाते हैं, है ना, और लोग वहाँ रहने लग जाते हैं, जीव जंतु रहते हैं। तो जो ज़मीनी हिस्सा है, पानी के ऊपर जो ज़मीनी हिस्सा आ जाता है उसे ही द्वीप कहा जाता है। जो चारों तरफ उसके पानी होता है और फिर ज़मीनी हिस्सा उसमें दिखता है, तो वो द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पर द्वीपों की संख्या कितनी है, तो लेखक के अनुसार अंडमान में द्वीपों की संख्या 300 से अधिक है। प्रश्न संख्या 3 है, गोरे शासक देशभक्त क्रांतिकारियों को किस जेल में रखते थे, प्रस्तुत कीजिए। तो गोरे शासक यानी कि अंग्रेजी शासन थे, वो देशभक्तों को किस जेल में रखते थे। तो उत्तर है, गोरे शासक देशभक्त क्रांतिकारियों को अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल में रखते थे। तो देखो, यहाँ से क्वेश्चन आपके छोटे प्रश्नों में भी आ सकता है, आपके मिलान वाले में भी आ सकता है, आपके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आपके जो खालिस्तान वाले भी पूछे जाएंगे तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद करना, अच्छे से ध्यान रखना, चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, फांसी से पहले कैदी के साथ क्या औपचारिकताएं निभाई जाती थी, वर्णन कीजिए। जब क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी तो फांसी से पहले जो है अंग्रेज है वो क्या औपचारिकताएं निभाते थे। तो उत्तर है, अंग्रेज फांसी से पूर्व उदारता का दिखावा करते थे, वो सिर्फ उदारता का दिखावा करते थे। फांसी के पहले तड़के यानी कि सुबह ही कैदी को फांसी घर के बाहर बने चबूतरे पर लाया जाता था। मृत्यु से पूर्व वे व्यक्ति को खुली हवा में सांस लेने की छूट देते थे, यानी कि मृत्यु से पहले उनको खुली हवा में छोड़ते थे, क्योंकि वो जो कैद थी, वो जेल था, वो इस तरह का था कि वहाँ से सूरज की किरणें भी उस जेल में प्रवेश नहीं कर पाती थी। तो एक तरह काल कोठरी थी, अंधेरा रहता था, उसके अंदर मल मूत्र भी को भी, है ना, वो जो कैदियों को बाहर नहीं भेजा जाता था, उनको भी बेचारे उस कोठरी में ही उनको मलमूत्र त्याग करना पड़ता था, ठीक है। तो बहुत ही दुर्गंध आती रहती थी वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में ही कैदी वहाँ पर रहते थे, अपने क्रांतिकारी वहाँ पर रहते थे, उनको इस तरह की यातनाएं उनको दी जाती थी। तो खुली हवा में सांस लेने की छोड़ देते थे जब उनको फांसी की सज़ा दी जाती थी उससे पहले। वह धार्मिक होने का भी अभिनय करते थे, कौन,
अंग्रेज वो धार्मिक होने का अभिनय करते थे। फांसी पाने वाले को स्नान ध्यान कराया जाता था तथा धर्मानुसार गीता, बाइबल, कुरान के पाठ की सुविधा दी जाती थी। तो जो हिंदू धर्म में अगर कोई क्रांतिकारी तो उसको गीता पढ़ाई जाती थी, अगर कोई ईसाई है तो उसको बाइबिल है ना, या फिर कुरान है, जो जिस धर्म से थे उसको उसी धर्म के अनुसार उनको पाठ पढ़ने की सुविधा दी जाती थी। ये सिर्फ नाटक और दिखावा ही था कि फांसी देने से पहले देखो हम आपके साथ इस तरह के धर्माचार या है ना उदारता का व्यवहार कर रहे हैं। उनकी अंतिम इच्छा पूछी जाती थी, किसकी? क्रांतिकारियों की, कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा के रूप में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी का जय घोष किया होगा। तो लेखक कह रहा है कि अंतिम इच्छा के रूप में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी मांगी होगी, लेकिन फिर भी क्या उनकी अंतिम इच्छा पूरी हुई? नहीं हुई। उनको तो फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता था। तो इस तरह से जो है फांसी के पहले इस तरह की औपचारिकताएं जो है अंग्रेज पूरी करते थे। प्रश्न संख्या 5 है, वे कौन थे जो शेक्सपियर को भूल गए थे? तो उत्तर है, वे अंग्रेज थे जो शेक्सपियर को घर भूल आए थे। देखो शेक्सपियर क्या है, जैसे हमारे भारत के अंदर कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं जो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, ठीक है, हमें भाईचारा है, अपने किसी का दिल न दुखाना है, सबसे प्रेम भाव से रहना है, धर्माचरण का व्यवहार करना है आदि, हमें अच्छी शिक्षाएं, हमें उपदेश हमें देते हैं, उसी के अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। जैसे मान लो हम गीता पढ़ते हैं, गीता में जो भी उपदेश दिए हुए हैं उसके अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ऐसे ही जो अंग्रेज है उनकी भी एक ग्रंथ है, एक तो धार्मिक ग्रंथ कह सकते हैं, शिक्षाप्रद ग्रंथ है शेक्सपियर। तो शेक्सपियर ग्रंथ जो है उसको बहुत मानते हैं, ठीक है, शेक्सपियर को भी बहुत मानते हैं वो। तो उसमें जो लिखा हुआ था वो तो अंग्रेजों ने अपनाया ही नहीं, ठीक है। तो यही कह रहे हैं लेखक कि वह कौन थे जो शेक्सपियर को घर भूल आए थे? तो वह अंग्रेज थे जो शेक्सपियर को घर भूल आए थे। मतलब ये है कि शेक्सपियर में जो लिखा हुआ है, शेक्सपियर ने जो उपदेश उनको दिए हैं, है ना, ईसाइयों को, ईसाई मिशनरियों को या फिर अंग्रेजों को, तो वो तो उनको मानते ही नहीं है, उसके विरुद्ध वो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 है, फांसी घर में एक साथ कितने व्यक्तियों को फांसी देने की व्यवस्था थी? तो उत्तर है, फांसी घर में एक साथ 3 व्यक्तियों को फांसी देने की व्यवस्था थी। प्रश्न संख्या 7 है, सबसे खतरनाक कैदी किसे माना जाता था? तो उत्तर है, सबसे खतरनाक कैदी सावरकर को माना जाता था। देखो सावरकर क्या थे, सावरकर जो थे वो भी हमारे देश में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 है, लेखक के मन में किसके प्रति पूर्वाग्रह था? तो उत्तर है, लेखक के मन में सावरकर के प्रति पूर्वाग्रह था। पूर्वाग्रह यानी कि कोई पहले से कोई ऐसी सोच बनी हुई हो, जो हो सकता हो नेगेटिव सोच हो किसी व्यक्ति के प्रति, लेकिन जब वास्तव में उसकी स्थिति देखी जाती है, उसके बारे में जानकारी पूरी पता चलती है, तो हमारी सोच उसके प्रति पॉजिटिव हो जाती है। यानी पहले हम उसको बुरा समझते हैं, लेकिन जैसे ही हमें उसके बारे में सच्चाई पता चलती है तो हमारी जो पहले से उसके प्रति जो सोच बनी हुई थी वो बदलने लगती है। तो यही होती है पूर्वाग्रह। यानी पहले किसके प्रति पूर्वाग्रह था? तो वो था सावरकर के प्रति। और सावरकर के प्रति क्या पूर्वाग्रह था? तो ये था कि सावरकर को सावरकर जो थे वो हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, तो उनको सांप्रदायिक घोषित कर दिया गया था। सांप्रदायिक यानी कि ये तो जातिगत भेदभाव रखते हैं, ऐसे उनको घोषित कर दिया गया था। जबकि सावरकर जी ऐसे थे ही नहीं। वो तो उन्होंने तो अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत सारी यातनाएं झेली, और वो खुद यहाँ पर सेलूकर जेल के अंदर उनको 25-25 साल की 2 सजाएं मिली हुई थी, ठीक है। तो वो वहाँ पर रहे, है ना, और अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए ही वो वहाँ पर रहे थे। उनको आज़ादी के बदले तो उनको, क्योंकि वो क्रांतिकारी थे, आज़ादी की मांग कर रहे थे, उसके बदले, और एक खतरनाक कैदी माना जाता था उनको, क्योंकि वो देशभक्त थे, है ना। तो उनको तो एक अलग से इस कोठरी में रखा जाता था, बहुत ही पहरा उन पर दिया जाता था। तो यही है। तो जो उनके पर जो पूर्वाग्रह था वो किसका था? लेखक का था। लेकिन जब लेखक ने उनकी कोठरी को देखा वहाँ पर, तो सारा पूर्वाग्रह उनका समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, जेल के बाहर किस स्वाधीनता सेनानी की प्रतिमा थी? तो जेल के बाहर जो है जेल के बाहर स्वाधीनता सेनानी सावरकर की प्रतिमा थी। तो सावरकर की प्रतिमा जेल के बाहर जो बनाई हुई थी, वो कब बनी? जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो हमारे देश के अंदर जो है सावरकर की प्रतिमा वो जेल के सामने बनाई गई। प्रश्न संख्या 10 है, किसे सावरकर के सांप्रदायिक होने का तर्क मंजूर नहीं है? स्पष्ट कीजिए। तो किसको सावरकर का सांप्रदायिक होना यानी कि एक संप्रदाय को ही एक कट्टर होना, एक तरह से अपने ही धर्म को मानना, या सांप्रदायिक भेदभावनाएं फैलाना, ठीक है। तो किसको मंजूर नहीं, ये तर्क किसको मंजूर नहीं कि कोई सावरकर को जो है सांप्रदायिक है? उत्तर है, लेखक श्रीकांत वर्मा को सावरकर के सांप्रदायिक होने का तर्क मंजूर नहीं है। लेखक नहीं मानता कि सावरकर जी सांप्रदायिक थे। लेखक पहले सावरकर के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। लेखक पहले तो पूर्वाग्रह थे, यानी पहले तो उनको लगता था कि हो सकता है सावरकर जी, है ना, सांप्रदायिक हो, क्योंकि सावरकर का संबंध हिंदू महासभा से होने के कारण वह सांप्रदायिक घोषित कर दिए गए। हिंदू महासभा से था, तो इसीलिए उनको सांप्रदायिक घोषित कर दिया गया। लेखक
सेलुलर जेल में उनकी कोठरी के सामने खड़े होकर अपराध बोध से ग्रसित हो गए। जब लेखक ने सेलुलर जेल में उनकी कोठरी देखी, किनकी, सावरकर जी की जो जेल देखी, उनकी जो कोठरी देखी जहाँ पर वो कैद थे, तो अपराध बोध से ग्रसित हो गए। उनको फिर अपने आप पर यानी कि अपने आप को अपराधी घोषित करने लगे कि मैंने सावरकर जी को ऐसा क्यों सोचा, उनके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित क्यों था, क्यों उनको मैं सांप्रदायिक मान रहा था, लोगों की बातों में क्यों आ गया, क्योंकि है ना, क्योंकि वो अपने आप को अपराधी समझने लगे। क्यों, क्या देखा उन्होंने वहाँ पर? इसी जेल की काल कोठरी में सावरकर को अंग्रेजी हुकूमत ने 25-25 साल की 2 अलग अलग सजाएं सुनाई थी। अंडमान के सेलुलर जेल में सावरकर ने 9 साल 10 महीने की सजा काटी थी। तो देखो यहाँ तो उसने 9 साल 10 महीने की सजा काटी, बाकी जो सजा है उन्होंने अन्य जेल में काटी थी। सावरकर वह व्यक्ति थे जो हाथों पैरों में हथकड़ी बेड़ी पहने बरसों इस भयानक कोठरी के अंधेरे में कैद रहे, मगर उनकी न वाणी अवरुद्ध हुई न आत्मा। यानी कि इतनी यातनाएं झेलने के बाद हाथों पैरों में उनके बेड़ियाँ डाल दी गई, जंजीरें डाल दी गई, है ना। उनको उस भयानक कोठरी के अंदर 9 साल 10 महीने उसी सेलुलर जेल में रखा गया, लेकिन फिर भी उनकी न तो वाणी अवरुद्ध हुई, वाणी अवरुद्ध होना यानी कि उनका एक ही वाणी में एक ही जय घोष था कि मुझे देश को आज़ाद करवाना है, हमें आज़ादी चाहिए, और न ही उनकी आत्मा अवरुद्ध हुई, यानी कि वो आत्मा से भी, अपने मन से भी बिल्कुल नहीं घबराए। सावरकर के जीवन के आखिरी 2 दशक राजनीतिक एकाकीपन और अपयश में बीते, यानी उनको लास्ट टाइम में भी लोगों से अपयश ही मिला। सावरकर के योगदान पर आज़ाद भारत में गुमनामी और रोशनाई पोत दी गई। तो सावरकर ने जो भी योगदान दिया था देश को आज़ाद करवाने के लिए, तो आज़ादी के बाद भी भारत के अंदर उनके योगदान के को कोई याद नहीं करता है। गुमनामी की रोशनाई पोत दी गई, मतलब कि उनके योगदान को आज भी इतना कोई याद नहीं करता, जबकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने देश को आज़ाद करवाने में योगदान दिया गया था। देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले सावरकर सांप्रदायिक नहीं हो सकते। तो ये तो पक्का है कि सांप्रदायिक वो हो ही नहीं सकते। उन्होंने तो अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए इतनी पीड़ाएं उन्होंने झेली है। प्रश्न संख्या 11 है, जेल में से लौटकर किसने अपने कमरे में बत्ती नहीं जलाई? तो उत्तर है, जेल से लौटकर लेखक श्रीकांत वर्मा ने अपने कमरे में बत्तियां नहीं जलाई। तो उन्होंने अपने कमरे की कोई बत्ती नहीं जलाई थी, वो अंधेरे में बैठे रहे, सोचते रहे जेल के बारे में, सोचते रहे कि चलो अंधेरे के अंदर उन जेल में जो भी हमारे क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई है, वो आत्माएं आएगी अभी अंधेरे में, मुझसे बात करेगी। तो इस तरह से वो कल्पनाएं कर रहे हैं। इसी कल्पना के अंतर्गत उन्होंने अपने कमरे की है वो बत्तियाँ नहीं जलाई। ठीक है, तो इस तरह से आपके इस पार्ट के क्वेश्चन के आंसर बनते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर को याद करें, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चन के आंसर समझ में आएगा। देखो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि मेरा अच्छे से चैप्टर पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो ऐसे आप भी जब अच्छे से चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप घटनाओं को आपस में लिंक कर पाएंगे कि अच्छा ये घटना हुई तो उसके पीछे का कारण क्या था और इससे क्या संबंधित बातें उस चैप्टर में दे रखी है, तो आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।